गुड मॉर्निंग छात्रों एंड हैप्पी छोटी दिवाली। अक्सर छोटी दिवाली में बच्चे खेलते हैं। आज हम लोग टॉपिक लेते हैं एक छोटा सा जो कि व्यवहारिक टॉपिक है। पहले सामान्य आधारित विषय में 2 विषय होते थे, 2 पेपर होता था। एक था पर्यावरण ग्रामीण विकास और एक था उद्यमता का विकास। उद्यमता का विकास का मतलब ये है कि डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, आप अपने अंदर कैसे उद्यम को बनाएंगे, मतलब बढ़ाएंगे, या एक छोटा उद्योग लगाएं, कुटीर उद्योग लगाएं, या कुछ भी करें, व्यवसाय से रिलेटेड करें, या नौकरी में भी अगर आप जाएंगे तो इसके अंदर नौकरी प्राइवेट या गवर्नमेंट जो भी आप नौकरी करेंगे तो उसके अंदर भी आपको ये सामान्य आधारित विषय बहुत ही काम आएगा। और मैं इस पर हमेशा जोर देता हूँ क्योंकि बाकी तो इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्निकल है, और टेक्निकल के बारे में मैंने आपको इस डिब्बी के अंदर ही और बड़े वाले डिब्बे में ही 2 वीडियो में बहुत अच्छे उससे बताया है, लेकिन उसके साथ साथ इसका रहना बहुत ज़रूरी है। आप देखिए क्यों ज़रूरी है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये अगर हम देखें सामान्य आधारित विषय, देखिए द्वितीय प्रश्न पत्र लिखा है, और ये मेरठ प्रकाशन की किताब है और ये 2013 की है। आप अगर ध्यान से देखें तो लगभग प्रश्न आज भी वही हैं, 2013 हो या 24 हो, लगभग प्रश्न वही हैं। आप यहाँ से अगर हम इस छोटी 2013 किताब से देखें तो देखिए उद्यमता का विकास, तो व्यवसाय में उद्यमता का बोध कराना मतलब कैरियर कैनवास आपका कैसा होना चाहिए। कुछ वीडियो मैंने लगाया है ट्री बना के, उसको भी आप देखेंगे तो वही चीज़ है आपका कैरियर व्यवसाय। अगर वैसा ट्री बना दिया आपने तो बहुत अच्छा नंबर भी मिलेगा। तो उद्यमता का बोध कराना और भारतीय संस्कृति और उद्यमता का संस्कृति रूप, ये देखिए आप। और उसके बाद उद्यमता का मूल्य मतलब मानव व्यवहार से संबंधित है, मूल्यों का बोध करना। अगर आप इसको और डीप से पढ़ेंगे, मूल्यों का बोध में नवीन स्थिति आपकी क्या है, स्वतंत्रता कैसी है, और प्रदर्शन क्या है, कार्य के प्रति आपकी निष्ठा कैसी है। देखिए निष्ठा और आस्था में 2 अंतर होता है। तो निष्ठा यहाँ पर शब्द है, आप डिक्शनरी से देख लें। विभिन्न प्रकार के उद्यमता धारणाएं, सार्थकता, कल्पना शक्ति मतलब अंतर्ज्ञान, कल्पना शक्ति होनी चाहिए आपके अंदर, और अभिव्यक्ति और कार्य की स्वतंत्रता का लाभ उठाना चाहिए। जहाँ पर आपको कुछ अच्छी चीज़ मिलती हैं स्वतंत्रता, तो वहाँ पर आप लाभ उठाना चाहिए। जैसे कोचिंग की तैयारी करना, कंप्यूटर की तैयारी करना, टाइपिंग सीखना, तमाम तरह की चीज़ें ये आपको मिलती हैं समय इसमें काम करने के लिए। उसके बाद व्यवहारिक क्षमताएं आपके अंदर क्या क्या होनी चाहिए। व्यवहारिक क्षमताएं देखिए बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप कोई दुकान भी खोल रहे हैं या नौकरी भी कर रहे हैं या सामान्य जीवन भी जी रहे हैं तो भी आपको उसमें जोखिम तो उठाना ही पड़ेगा। कभी ग्राहक दुकान में, कभी ग्राहक आएगा नहीं, ज़िंदगी में कभी सुख रहेगा, कभी दुख रहेगा। और समस्या का समाधान तो हमेशा देखिए, कोई भी समस्या होती है ना तो उसका समाधान निश्चित होता है। तो समस्या है तो समाधान भी है। बड़े बड़े लोग जो है अपने आप को समस्या में ग्रसित पाते हैं, बाद में देखिए तो आराम से मतलब अच्छी व्यवस्था में रहते हैं। और कोई भी योजना बनाइए तो व्यवस्थित योजना बनाइए। पहले तो आप खुद की योजना बनाइए कि आप हैं कौन, आपको करना क्या है, एक टारगेट फिक्स कर लीजिए और उसी हिसाब से फिर क्रियाकलाप करिए और सूचनाओं को प्राप्त करिए जिस स्तर पे आप काम कर रहे हैं। और जैसे कि आईएएस तैयारी कर रहे हैं या जो भी तैयारी, या दुकान ही खोल रहे हैं तो बाज़ार वजार का सब जानकारी आगे दिखाता हूँ मैं आपको। अभिप्रेरण से मतलब क्या है कि अपने बारे में आंकड़ा इकट्ठा करना, जैसे कि मोटिवेशन आपको अगर करना है। अभिप्रेरण का मतलब मोटिवेशन है। आप मान लीजिए मसाला का उद्योग लगाना चाहते हैं तो आपको मसाले का एक मोटिवेशन होना चाहिए कि इसकी बिक्री क्या है, कैसे किस तरह से इसको हम सेल करेंगे। तो ये मैं व्यवसाय के रूप में बता रहा हूँ। और अगर आप जो है मोटिवेशन नौकरी के लिए होते हैं तो आप नौकरी में नौकर भी बन सकते हैं, मालिक भी बन सकते हैं। इसमें दोनों चीज़ें हैं, प्राइवेट में, गवर्नमेंट में, जो भी। तो मोटिवेशन स्वयं आपको अपने आप करना होगा और व्यक्तिगत जीवन के लक्ष्य निर्धारित करने होंगे, और फिर इसका आपके उद्यम से क्या संबंध है, मतलब आप इसके प्रति कुछ काम कर रहे हैं कि बस ऐसे ही आप जीवन के लक्ष्य को बना के एक छोड़ दिए कि आईएएस बनना है
और आप कर कुछ नहीं रहे हैं, आप और दूसरों की बुराई कर रहे हैं, तो इससे आईएएस आप नहीं बनेंगे, आईएएस का चपरासी भी नहीं बनेंगे। बुरा मत मानिएगा, मैं थोड़ा सा कहीं कहीं कठोर भी हो जाता हूँ, लेकिन कठोर इसलिए बेटा कि यही उम्र है, इसके बाद फिर हमें भी आपसे 12 के बाद बहुत बात करनी होती है। अभी कल परसों 2-3 साल बाद एक पुराना लड़का आया, प्रॉब्लम में था, तो उसको 4 तारीख को जॉब लगी है, ITI पास है लड़का, लेकिन प्रॉब्लम तो सबके साथ आती है। तो 2 साल बाद प्रॉब्लम आई, तो आज वो लड़का आया, तो व्यवसायिक शिक्षा से ही पास था, ITI भी मैंने उसको प्रमोट किया था और बेरोज़गार हो गया था, लेकिन 4 तारीख को उसको रोज़गार लग जाएगा। और उसका जो है मैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी आपको सुनवा दूँगा किस तरह से लग गया। तो कार्य क्षमता पर आपका उद्यमता से अभिप्रेरण मोटिवेशन आपका है। उसके बाद उद्यम चलाने की क्षमता, देखिए कोई भी उद्योग है आपको चलाने की क्षमता आनी चाहिए, क्षमता आपके अंदर रहनी चाहिए। जैसे यहीं पर पावर प्लांट चल रहा है, राइस मिल चल रही है गाजीपुर में, तो सरदार जी लोगों के अंदर उद्यम चलाने की क्षमता है, इसलिए चल रहा है वो। और उसके बाद अगर आप क्षमता कोई भी आप इस पर लिख सकते हैं, 5 लाइन 10 लाइन भी यही लिखना ही है आपको। उद्यम चलाने की क्षमता क्या है, परियोजना का क्या है। तो बड़े पैमाने का अगर उद्योग लगाना होगा, मध्यम पैमाने का या छोटे पैमाने का या लघु उद्योग का या कुटीर उद्योग का, ग्रामीण उद्योग का, तमाम तरह की परिभाषाएँ हैं आपकी। तो कुटीर उद्योग तो आप जान ही रहे हैं, भरका वगैरह मैं अक्सर पढ़ा चुका हूँ। बृहद उद्योग सरदार जी वाला है जो करीब 100 करोड़ से ऊपर है। मध्यम आप देख ही रहे हैं जो है 100 से नीचे वाला, और छोटे पैमाने वाले लघु उद्योग आपके गांव में राइस मिल है ही हैं। और ग्रामीण उद्योगों को अगर कह लें तो ग्रामीण उद्योग भी बहुत से हैं जो ग्रामीण के से जुड़े, जैसे उपला वगैरह है, तो ये सब ग्रामीण उद्योग में आ जाएंगे। और इसके लिए परियोजना, अगर आप कोई भी परियोजना बनाते हैं, चाहे वो थर्मल पावर प्लांट ही क्यों ना हो या कोई भी दुकान ही क्यों ना हो, छोटी ही क्यों ना हो, तो उसका एक कंस्ट्रक्शन का जो है आपको बनाना होगा। और उसमें आप कहाँ दुकान ले रहे हैं या निर्माण कर रहे हैं, जो भी है व्यापार करना है, और उपभोक्ताओं वस्तुएं कैसी हैं, पूंजीगत वस्तुएं और सहायक वस्तुएं, प्रत्येक प्रकार के कार्य क्षेत्र और उनकी विशेषताएं। तो पर्यावरण का वर्गीकरण हम कर लेते हैं, कई तरह के मतलब परियोजनाएं होती हैं, तो उनका वर्गीकरण भी कर लेते हैं और उनसे जो है सरकार से सहायता भी लेते हैं। तो केंद्रीय और राज्य की नीतियां जो है आपको इसमें सहायता देती थी, 2013 में भी, आज में भी दे रही हैं। आज भी उद्योग धंधे स्थापित करने के चरण ये ज़रूर पूछता है ये सवाल आपसे। और उसके बाद वर्तमान में जो उद्यमी हैं, जो आप उद्योगपति लोग हैं, उनको सहायता करने के लिए छोटे या बड़े DCI है, उद्योग निदेशालय तो हर ज़िले में है, तकनीकी सलाहकारों का संगठन भी है, SFC है और IDC है, NSIC, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और बैंक तो है ही हैं आपके, व्यवहारिक सहकारिक और KVIC आदि, तो ये सब हैं। अब देखिए यहाँ परियोजना हो गई, प्रोजेक्ट जिसे आप कहें, विपणन माने मार्केटिंग को मैंने आपको कई बार समझाया है कि इसको जो है जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव दवाई लेके घूम दुकान पे बेचता है, आप वहीं से सीख लीजिए, उसी को मार्केटिंग कहते हैं। जैसे कि पान मसाले का और ये सब प्रचार निकलता है अखबार में, तो ये मार्केटिंग है। तो अच्छा विज्ञापन भी पूछ देता है, विज्ञापन में अच्छे गुण क्या होने चाहिए, तो सकारात्मक बातें रहें विज्ञापन में, तो अक्सर पूछ लेता है विज्ञापन क्या होता है। और समविच्छेदन बिंदु पूछ लेता है। तो समविच्छेदन बिंदु मैंने आपको कई बार बताया है कि जहाँ लाभ और हानि बराबर हो जाता है, मतलब 10 रुपये का बल्ब ले आए LED और 10 रुपये का बेच दिए, तो उस बिंदु को हम समविच्छेदन बिंदु कहते हैं। और उसके बाद परियोजना का चयन, मार्केटिंग तो आपने समझ लिया, कहाँ है आपका गेहूँ की जंगीपुर मंडी बेचना है कि बाज़ार में बनिया को कहाँ बेचना है, ये आपने मार्केटिंग आप करेंगे पहले अपनी, कि आपके उत्पाद को कहाँ कहाँ बेचना है, उनसे अपना प्रचार प्रसार करेंगे, पेपर ऐड वगैरह करेंगे, मार्केटिंग हो गया। विक्रय दूसरी चीज़ है,
अब आप कहते हैं परियोजना का प्रोजेक्ट का चयन कैसे करेंगे, तो पहले तो पहचान करिए कि आपका कौन सा परियोजना आपको लगानी है, ये चलेगी या नहीं चलेगी। और फिर उसके बाद उसकी नीतियों को जानिए और उसके जो उत्पादन होगा वो भी जानिए, जो सीमांत लाभ उसमें होगा, सरकारी नीतियाँ जो होंगी उसमें सब्सिडी वगैरह। तो परियोजना का चयन करते समय या कोई भी छोटा प्रोजेक्ट चयन करते समय इन सब बातों का तो सामान्य आदमी भी ध्यान रखता है। और उसके बाद उसकी शक्ति, कमजोरी और अवसरों का प्रशिक्षण आप जरूर लीजिए। शक्तियाँ और कमजोरियाँ जो है हर उसमें रहती हैं। और मुद्रा जानते हैं आप, अक्सर बाज़ार में ऊपर नीचे होती रहती है। तो तकनीकी ज्ञान की भी जानकारी होनी चाहिए। धन सामग्री और क्षमताएं देखिए इसमें लास्ट में दिया है। मेहनत ज़्यादा काम करेगी आपकी और ये भी आपके पास रहना चाहिए। और परियोजना का निर्माण, प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन जब आप करने चलेंगे, चाहे दुकान का या प्रोजेक्ट का, तो उसकी एक आख्या तैयार करेंगे आप, एक बनाएंगे, सर्वे करेंगे आप एक तरह से उसके। और सर्वे करने के चरण यही होंगे कि मशीन का चुनाव करेंगे आप, परियोजना जमीन, मजदूर का, कच्चे माल का, लागत का, और ब्रेक इवन पॉइंट, वही हमने लाभ हानि समविच्छेद बिंदु को हम ब्रेक इवन पॉइंट भी कहते हैं। और राज्य का विक्रय सूचक क्या है ये भी आप जानेंगे। बैंकों से आपका मतलब ये निर्माण में आप ये सब जुटाएंगे जानकारी। और अपने परियोजना का मूल्यांकन करेंगे, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, कि लाभ में जाएगा कि हानि में जाएगा। प्रोत्साहन की जो है संस्थानों की मतलब ये सहायता करना, कौन कौन सहायता करते हैं आपके छोटे उद्यमों को। तो संस्थागत कार्यों की भूमिका के महत्व को समझना और सहयोगी क्षेत्रों में विभिन्न प्रेरणादायक कार्य योजनाएँ, जैसे प्रधानमंत्री का आवास योजना, राशन योजना, आजकल तो तमाम सी योजनाएं हैं जो कि आप पेपर में देख के उसको लिख भी सकते हैं। फिर होता है कि संसाधन जुटाना। आप संसाधन जो है कार्यकर्ता आदि सब जुटाएंगे, कच्चा माल जुटाएंगे, पैसा जुटाएंगे, और उत्पाद जो आप विशिष्ट उत्पाद बना रहे हैं उसका जो है कार्य देखेंगे। अगरबत्ती बनाए तो देखेंगे कि महक रही कि नहीं महक रही, अच्छा है कि नहीं, ज़्यादा देर तक जल रही कि जल रही है। इकाई की स्थापना करेंगे तो भाई आप कोई भी दुकान खोलेंगे, रजिस्ट्रेशन वगैरह कराएंगे और उसका बीमा कराएंगे, कानूनी प्रक्रियाएं जो होती हैं, फर्म का पंजीकरण कराएंगे और बीमा वगैरह उसका बनाएंगे, और ड्राइंग भी, एक खाका भी खींचेंगे। और सब चीज़ें हैं इसके अंदर। देखिए ये पूरा मैनेजमेंट है, एक तरह से मैं पढ़ा रहा हूँ आपको। उद्यमों का प्रबंध है तो ये मैनेजमेंट आ गया आपका। प्रोजेक्ट का मैनेजमेंट कैसे करेंगे आप, तो देखिए इसमें सबसे पहली चीज़ तो निर्णय लेना होता है। अगर आप कोई भी प्रोजेक्ट लगा रहे हैं तो उसका निर्णय आप जरूर ले लीजिए। एक बार किराने की दुकान खोलना है, चलिए ठीक है, वही खोल के फिर उस पर आप सारा मतलब सर्वे करने के बाद किराना खोलिए, फिर निर्णय लीजिए। तो निर्णय लेना एक बहुत ही कठिन काम है, और इसको अगर आपने ले लिया तो फिर उस पर अडिग रहिए। प्रबंध का संचालन अगर आपको करना है तो सामग्री की योजना बनाइए, और वस्तुओं की निकासी मतलब उसका फॉर्मेट भी आपके पास, रजिस्टर फॉर्मेट फाइल सब रहनी चाहिए। और सामग्री की उपलब्धता मतलब मांग और उसका कंट्रोल दोनों रहना चाहिए आपके पास, ताकि ऐसा ना हो कि आप कोई चीज़ मान लीजिए बना रहे हैं या चूल्हा ही घर में जलता है, लकड़ी ख़त्म ना हो जाए, तो ऐसी चीज़ मतलब सामग्री रहनी चाहिए, उपलब्धता रहनी चाहिए। योजना पर विचार विमर्श हमेशा करते रहना चाहिए। अब आ गया वित्तीय प्रबंध। मान लीजिए मैं बहुत शॉर्ट समरी में ले रहा हूँ कॉन्सेप्ट के रूप में। तो वित्तीय संबंध में आप आ गया तो फाइनेंस आ गया आपका। तो इसके लिए आपको लेखा जोखा, बही खाता, आप दुकानों पर देखते होंगे कि बही खाता आजकल तो अनिवार्य कर दिया गया है, कंप्यूटराइज हो गया है, डिजिटल है, लेकिन फिर भी एक रजिस्टर पर रहना ज़रूरी होता है। उसमें डे बुक होता है, उसमें रोज़ की बिक्री लिखते हैं, बही खाता होता है, कैश बुक होता है जिसके अंदर कि हमारा कितना आया गया ये सब लिखा जाता है। और बजटिंग भी इसके अंदर है, तो बजट भी आप अपने प्रोजेक्ट का तैयार करेंगे। एक दुकान भी है तो उसका भी बजट तैयार करेंगे कि इतना हमको इसका बनाने में लगेगा या इतना हमें उसमें लगेगा, आपके जो पेशगी पगड़ी वगैरह देते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं इसके अंदर। बाज़ार का प्रबंध, देखिए मार्केट का प्रबंध, तो इसके 4 आधार होते हैं: उत्पाद, कीमत, उन्नति और भौतिक विवरण। यही इसके
4 आधार हैं। और उत्पाद क्या है आपके, उसकी कीमत क्या है और उसकी आगे उन्नति क्या रहेगी, और भौतिक विवरण क्या है। ऐसा तो नहीं 100 लोग और बेच रहे हैं बैठे हुए हैं, लेकिन उसमें आपका उत्पाद की गुणवत्ता सही होनी चाहिए और उसके साथ साथ पैकेजिंग सही होना चाहिए। और पैकेजिंग अगर सही रहेगी तो बहुत अच्छा है। विक्रय की उन्नति और विज्ञापन, अपना विज्ञापन भी आप करें, ये चीज़ है, ये मार्केटिंग में है। और विक्रय में अगर आप आएंगे, देखते हैं आगे विक्रय, तो विक्रय मतलब ये है थोक विक्रेता और फुटकर विक्रेता के बीच में होता है। आप अक्सर देखे होंगे जंगीपुर में आप जाते होंगे गेहूँ लेके, तो वहाँ पर आपका तुरंत बिक जाता है। तो इस जो बिकता है आपका गेहूँ मंडी में, इसे आप विक्रय कहेंगे, क्योंकि उस वक्त कोई ब्रांड नहीं है उस समय, और वही चीज़ टाटा लगा के उसको पीस के आटा कर देगा तो वो ब्रांड हो जाएगा, उसकी मार्केटिंग हो जाएगी। तो बस इतना ही सा फ़र्क है, यहाँ समझ सकते हैं आप। अब उसके बाद आता है कि आप जो है भर्ती करेंगे अपने कर्मचारियों की, कार्यकर्ताओं का जो तो भर्ती की करेंगे, तो उसमें उनका बायोडाटा लेंगे और उनके इंटरव्यू लेंगे, और जो भी आप खुद देते हैं वही चीज़ें हैं। और फिर मज़दूरों को जो आप रखेंगे उनको बड़े प्रेम से, उनको अच्छी मज़दूरी और उनको कई तरह से दी जा सकती हैं, दैनिक भी दी जा सकती हैं, वीकली भी दी जा सकती हैं, मंथली भी दी जा सकती हैं, और ये सब चीज़ें इसके अंदर। और वृद्धि एवं विकास, आधुनिकीकरण, तो देखिए वृद्धि आप विकास कर ही रहे हैं। 13 है की किताब से मैं पढ़ा रहा हूँ, आज 24 है, तो 11 साल विकास आप कर ही रहे हैं, आधुनिकीकरण कर ही रहे हैं। आधुनिकीकरण का अच्छा भी है और दुष्परिणाम भी है, क्योंकि ये ग्रीन हाउस अगर सही ढंग से उसको नहीं आप डील कर रहे हैं, तो उसमें से जो गैस निकल रही है बाहर, उसे ही हम ग्रीन हाउस गैस कहेंगे। ग्रीन हाउस गैस क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, और इनके निकलने से चिमनियों के भले, और कार्बन, 3 चीज़ जो आप याद रखिए, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये ग्रीन हाउस गैस हैं। और ये चिमनियों से, जैसे भट्ठे की चिमनियों देखते होंगे काला काला धुआं निकलता है, तो इनके निकलने से हमारे वातावरण में जो भगवान ने हमें प्रॉपर अनुपात में ऑक्सीजन 21%, नाइट्रोजन 78 और 1% अदर गैस दी हैं, उनमें ये जाके मिल के और एक गैस को, हमारे प्राकृतिक गैस को जो हमें भगवान ने दिया है, वो ख़राब कर देते हैं। तो इसी को हम ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट कहते हैं। ये जीके भी है आपका। और इससे जो है दुष्परिणाम क्या होगा? वर्षा उल्टा सीधा टाइम पे होगा, जाड़ा उल्टा सीधा टाइम पे होगा, टेम्परेचर आज 48 है, 10 साल बाद जो है यही आपका 55 पकड़ लेगा, और 10 साल बाद जाएंगे 60 पकड़ लेगा। तो पेड़ों के कटने से वन का भी महत्व है। ये पर्यावरण में मैंने आपको पढ़ाया है, आप पर्यावरण ग्रामीण विकास में उसको वीडियोस को ज़रूर सुनिए। और ये मैं एक 2013 की किताब थी, इसलिए मैंने आपको दे दिया। और इस अब तो पहले 50 शब्दों में उत्तर देना रहता था, लेकिन अब जो है आपका 2 नंबर, 4 नंबर और सीधे 8 नंबर है। मतलब 4 नंबर वाले 2 सवाल को जोड़ दीजिए तो 8 नंबर हो जाएगा। तो 23 नंबर आप आराम से प्राप्त कर सकते हैं। और इम्पॉर्टेंट की बात मैं नहीं कहूँगा, और बस इतना ही मान के चलिए कि अगर आप इस कॉन्सेप्ट को लिखते हैं, और ये कॉन्सेप्ट सबके अंदर रहना चाहिए, डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। बहुत बहुत धन्यवाद छात्रों आपका। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहता। और 23 प्रश्न आते हैं, और किसी प्रश्न को आपको छोड़ना नहीं। छमाही आपने दिया ही है, आप समझ रहे हैं। उद्यमता के विकास, पर्यावरण और गांव का विकास, ग्रामीण विकास। बहुत बहुत धन्यवाद।